Good evening to all. Good evening, sir. Very good evening. Good evening, sir. Very good evening. Good evening, sir. गुड इवनिंग रश्मि जी। तो शुरू कर रहे हैं हम लोग आज की क्लास। हमने दो क्लासें अभी पीछे कर ली। उसमें हमने टोटल 6 क्वेश्चन पीछे से कर लिए। अब कल हम एक बार ये करेंगे, कल की क्लास शुरू करने से पहले जितना भी हमने सारा किया उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो इसलिए जितने भी मैंने अब तक पढ़ा है वो सारी वीडियोस भी आपको शेयर कर दी। तो आप कोशिश ये करें कल की क्लास में ना पिछला सारा पढ़ के आएँ, ताकि रिवीजन कर लें एक बार। ऐसा ना हो कि नया पढ़ें और पिछला भूलते चले जाएं। और अपने अपने ना शॉर्ट्स नोट्स तैयार करने हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब शॉर्ट नोट्स का मतलब ये होता है कि एक क्वेश्चन का जो आंसर है उसमें जो मेन कंटेंट है जिसमें आंसर बेस्ड है वो 5 6 7 मैक्सिमम 8 या 10 पॉइंट होते हैं। उस कंटेंट को लिख लें एक जगह पर, नोट्स की तरह तैयार करने, जो बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े नोट्स ना हो, छोटे छोटे लाइन हो, 1 लाइन 2 लाइन मैक्सिमम, 2 लाइन से ज़्यादा ना हो। तो उससे क्या होगा, जब एग्ज़ाम देने आप जाएंगे उससे पहले अगर क्विक रिवीजन करेंगे तो वो पॉइंट्स आप पढ़ेंगे। और इससे बेनिफिट ये होगा कि हमें एग्ज़ाम में जाते तो पूरी थ्योरी याद नहीं रह पाती, लेकिन वो जो छोटे छोटे हम पॉइंट्स लिख लेते हैं वो पॉइंट्स कहीं ना कहीं हमें बेनिफिट होता है। मतलब एग्ज़ाम में हम जाके उस पॉइंट्स को एक्सप्लेन करके पैराग्राफ में चेंज कर सकते हैं। तो उस तरीके से कल मैं आपको बता भी दूंगा कि कैसे वो पॉइंट्स बनाने हैं। कुछ क्वेश्चन जो हमने पीछे किए हैं उसमें से बता दूंगा किस तरीके से वो पॉइंट्स तैयार करने हैं। ऐसे आप सभी क्वेश्चन के पॉइंट्स तैयार कर लेना, ताकि आपको एग्ज़ाम जब आएगा आपका तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, दिक्कत ना हो, और इजीली आपको जो है लर्न हो जाए, या पहले से जो लर्न कर रखा है वो आगे तक भी याद रहे। तो आज जो हम शुरू कर रहे हैं, अभी तो हमने 6 क्वेश्चन टोटल कर लें। आज हम शुरू करेंगे, सबसे पहले हम कर रहे हैं एक्सप्लेन द मेंस rea, हाउ इट्स प्रोवाइड एज कंडीशन ऑफ द पेनल लाइबिलिटी। अब ये जो मेंस rea है ये आपने आईपीसी में भी पढ़ा है। तो क्या होता है ये मेंस rea? Sir, mens rea means a state of mind which is prohibited by law. स्टेट ऑफ माइंड मतलब गिल्टी माइंड विद इंटेंशन, कोई भी क्राइम उसने परफॉर्म किया है। सर कोई क्वेश्चन नंबर बता दीजिए कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 7 है ये। ओके सर। तो गिल्टी माइंड जिसे हम कहते हैं, मतलब विद इंटेंशन किसी ने कोई क्राइम किया है। अब क्राइम करने के दो परिस्थितियाँ होती हैं, दो सिचुएशंस होती हैं। एक बार कभी हम किसी स्थिति बस मतलब एक्शन के रिएक्शन में वो क्राइम परफॉर्म हो जाता है। हमारे घर में कोई चोर आया, उसने हमने उसको पकड़ने की कोशिश की, उसने हमें मारने की कोशिश की, लेकिन दोनों के बीच में झगड़े में चोर मर गया अगर उसको गोली लग गई तो उस कंडीशन में आपने जो क्राइम परफॉर्म किया है, मर्डर आपने किया है, लेकिन उस मर्डर के पीछे मेंस रे मतलब आपका गिल्टी माइंड नहीं था, आप ऐसा करना नहीं चाहते थे, लेकिन परिस्थिति सिचुएशन की वजह से ऐसा हो गया। तो इसमें जो कोर्ट होती है वो आपको उस ऑफेंस का सज़ा तो देगी, लेकिन वो थोड़ा सा मतलब सज़ा में आपको रियायत मिल जाएगी, या हो सकता है आपको छोड़ भी दे पूरी तरीके से, क्योंकि एक्शन का रिएक्शन जब होता है अपने आप को बचाने के लिए सेल्फ डिफेंस में चीज़ें कुछ अलाउड होते हैं, लेकिन सेल्फ डिफेंस प्रूव होना चाहिए। तो इसलिए मेंटल स्टेट ऑफ माइंड जो है, इंटेंशन जो है, इसको चेक किया जाता है किसी भी पीनल लाइबिलिटी के लिए। पीनल लाइबिलिटी वो होता है जिसमें कैपिटल पनिशमेंट मिल सकती है आपको, या सख्त सज़ा हो सकती है जिसके अंदर वो। यहाँ पे जो भी आपके क्रिमिनल लाइबिलिटी है जो एक्यूज्ड है उसकी कब कल्पेबिलिटी देखी जाती है। कल्पेबिलिटी होमिसाइड हमने एक पढ़ा भी था अगर आपको याद हो आईपीसी के अंदर। तो इस कॉन्सेप्ट के अंदर जो मेंसरिया का कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ इतना ही है कि जहाँ पर भी गिल्टी माइंड प्रूव हो जाए कि उसने विद इंटेंशन जानबूझ के ये परफॉर्म किया है, तो वो जो है पीनल लाइबिलिटी के लिए मतलब पनिश्ड हो सकता है, अदरवाइज नहीं। अब मान लो एक एग्जाम्पल इसके अंदर ये है कि 4 लोग थे, वो बैंक लूटने जाते हैं। 5वें आदमी को अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन उसको ये नहीं बताते कि हम बैंक लूटने जा रहे हैं। उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी देते हैं कि हम बैंक के अंदर जाएंगे तो आप गाड़ी को स्टार्ट रखना, और जैसे ही हम आए तो हमें बैठा के चल देना। लेकिन उस व्यक्ति को इंटरनली ये पता ही नहीं था कि ये लोग बैंक को लूटने जा रहे हैं। वो एज ए फ्रेंड, या फिर कह सकते हैं कि ज़्यादा, जैसे कुछ ने बोला कि बहुत बड़ा अमाउंट निकालना है तो सेफ्टी के लिए आपको साथ ले जा रहे हैं, उस तरीके की वो मेंटल स्टेट ऑफ माइंड में उनके साथ चला गया। जब वो भाग रहे थे 5 6 लोग, तो पुलिस ने रास्ते में उनको रोक के अरेस्ट कर लिया। जब कोर्ट में केस पहुंचेगा तो यहाँ पे मेंस रिया लगेगा कि नहीं लगेगा फिफ्थ पर्सन के लिए? यहाँ लगेगा पे सर। जो पर्सन है उसको नॉलेज नहीं थी इसलिए उसको डिफेंस मिलेगा। लेकिन उसको प्रूफ किसके ऊपर, बर्डन ऑफ लाइबिलिटी किसके ऊपर है, मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है, सर जो कौन प्रूफ दोषी करेगा? है
बीओपी क्रिमिनल लॉ में हमेशा उसके ऊपर होता है जो असर्ट कर रहा होता है, जो कह रहा होता है कि मेरी गलती नहीं है। प्लेंटिफ के ऊपर है। हाँ जी, या फिर जो कहते हैं मतलब जो डिफेंड, जो अपने आप को डिफेंड कर रहा है उसके ऊपर ये लाइबिलिटी है कि वो ये प्रूव करेगा, उसकी जिम्मेदारी है, उसको प्रूव करना पड़ेगा कि उस समय उसको कुछ पता नहीं था, और कैसे नहीं पता था, क्यों नहीं पता था, ये सब कंडीशंस उसको बतानी पड़ेंगी। तो मेंस रिया वो है, गिल्टी माइंड है जब आपने किया। फॉर एग्जांपल आपने एक मर्डर का प्लान बनाया और एक गन खरीद ली। गन खरीदने के बाद नहीं, आपने पहले मर्डर का प्लान मन में बनाया किसी को मारने का, और आपने नेट पे सर्च करना शुरू किया कि गन्स कैसे खरीद सकते हैं या कहाँ से मिल सकती है आपको, रिवॉल्वर, गन या जो भी चीज़ है। अभी आपने खरीदा कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके किसी जानकार ने किसी को बता दिया कि भाई तेरे को मारने की प्लानिंग के लिए इसने सब चीज़ तैयारी शुरू कर दी है। तो क्या इस कंडीशन के अंदर, क्योंकि गिल्टी माइंड तो उसका हो गया तैयार, तो उसके लिए उसको कोई पनिशमेंट मिल सकती है? सर, जो क्राइम के स्टेजेस होते हैं वो हमेशा कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं: मोटिव, इंटेंशन, प्रिपरेशन और एग्जीक्यूशन। बहुत सारे ऐसे क्राइम्स होते हैं जो प्रिपरेशन पर अगर आप पकड़ लिए जाते हैं तो आपको लाइबल ठहरा देते हैं, जिनमें से लेकिन इस सिडिशन एक कंडीशन आता में, है। इस कंडीशन में सर लाइबल होना चाहिए, क्योंकि एक तरीके का थ्रेट फैला रहा है ना कि वो गन्स की तैयारी कर रहा था, मार सकता था। लेकिन हमारा जो आईपीसी कहता है वो ये कहता है कि इस कंडीशन में उसको कोई भी सज़ा नहीं हो, क्योंकि सोचने से कभी सज़ा नहीं होती ना। सर जब तक वो कोई अपनी तरफ से कुछ वो नहीं देगा जब कि तक मैं वो अगर गन नहीं परचेज कर लेगा तब तक वो क्रिमिनल नहीं है। सोचना क्राइम नहीं है हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर, सिर्फ सोचने को क्राइम नहीं कहते। ये तो सर आप इसलिए सही कह रहे हैं, अगर उसने परचेज कर ली होगी तब वो लाइबल होगा, और अगर हाँ, उसने सोचा है और किसी को बताया भी नहीं, उसके मन में ही है, तब लाइबल नहीं होगा। हाँ मतलब वो सर्च कर रहा है, सब कुछ देख रहा है, फैक्ट्स इकट्ठे कर रहा है, लिख भी रहा है, लेकिन अभी उसने कुछ भी चीज़ एक्चुअली में परफॉर्म, मतलब गन वगैरह कुछ खरीदा ही नहीं है अभी तक। जब तक उसने नहीं खरीदा तब तक वो क्रिमिनल नहीं। सोचने से कभी सज़ा नहीं मिलती। मतलब अगर हम सर सोच ये लें भी मन तो में कि इसको मर्डर करना है और हमने तैयारी भी कर ली, लेकिन हमें उसका परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं किया, मतलब सिर्फ मेंटल मतलब दिमाग में सिर्फ एक प्लान ही तैयार किया है, तो उस प्लान तैयार करने से कभी सज़ा नहीं होती। तो यहाँ पे दो कंडीशंस हैं गिल्टी माइंड की। एक गिल्टी माइंड जो आपके मतलब परफॉर्मेंस से प्रूव हो जाए, मतलब परफॉर्मेंस भी हो, और दूसरा गिल्टी माइंड जो सिर्फ गिल्टी माइंड है लेकिन आपकी परफॉर्मेंस नहीं है उस मतलब क्रिमिनल लाइबिलिटी के लिए। तो यहाँ पे पीनल लाइबिलिटी जो होती है वो तब प्रूव होगी जब आपके साथ उसके इंटेंशन और एक्शन दोनों साथ साथ हों। मतलब गिल्टी माइंड भी होना चाहिए और आपने उसके लिए कोई एक्शन भी कर दिया हो, तो आपके लिए ये पीनल लाइबिलिटी जो है तब लगेगी। अब सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि मेंसरिया की डेफिनेशन क्या है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो मेंसरिया की क्या डेफिनेशन है, किसी को भी पता है तो एक बार बता। Mensria means a state of mind which is prohibited by law. मेंसरिया जो है एक मेंटल एलिमेंट ऑफ क्राइम है, जहाँ पर आपका स्टेट ऑफ माइंड किसी भी इंडिविजुअल का किसी भी क्राइम को कमिट करने के लिए अपने आप को तैयार कर लेता है, तो उसे कहते हैं मेंसरिया। मतलब आपका मेंटल स्टेट ऑफ माइंड पूरा क्राइम करने के लिए तैयार है, आपने पूरी प्रिपरेशन कर ली है। Establishing mention as a crucial in the criminal law is distinguish between the intentional criminal act और innocent और accident behavior। अब यहाँ पर मेंसरिया में ये भी देखना ज़रूरी है कि जो भी उसने मतलब क्रिमिनल एक्ट परफॉर्म किया वो इंटेंशनली किया है, इनोसेंट वे में हो गया है, या एक्सीडेंटली वो हो गया है, ये देखना ज़रूरी है। इट एंश्योर दैट criminal liability is reserved for those who have the requisite mental culpability। अब यहाँ पर ये भी देखना है कि फॉर एग्जांपल आपने पूरी प्लानिंग मन से कर लिया कि इसको मारना है, लेकिन वो जो मारने की आपकी प्लानिंग थी वो एक्सीडेंटल बिहेवियर था, यानी कि कोई मान लो किसी वजह से आपको खतरा हो रहा था, अगर आप उसको नहीं मारते तो वो आपको मार देता। तो आपने पहले ही अपना स्टेट ऑफ माइंड ऐसा कर लिया कि मुझे इसको मारना है, लेकिन वो जो मारने की प्रक्रिया थी वो उसके एक्शन के रिएक्शन में थी। तो यहाँ पर मेंसरिया के अंदर आपको जो है आईपीसी के अंदर सज़ा नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने अपने आप को सेल्फ डिफेंस में ये काम किया है, तो सेल्फ डिफेंस में ये चीज़ अलाउड है। लेकिन कहीं पर आपने ऐसी कोई पोजीशन तैयार कर दी जहाँ पे आप सेल्फ डिफेंस दिखा रहे हो, लेकिन एक्चुअली वो सेल्फ डिफेंस नहीं, वो सारा आपका सोचा समझा प्लानिंग था, अगर ये प्रूव हो जाता है तो फिर आपको पीनल लाइबिलिटी के लिए पनिशमेंट मिल सकती है। अब टाइप्स कितने हैं मेंसरिया के, तो मेंसरिया का सबसे पहला टाइप तो इंटेंशन है। इंटेंशन मतलब होता है आपका इरादा, जब आपने पूरी तरीके से पक्का इरादा कर लिया है
कि मुझे ये क्राइम कमिट करना ही है। वो क्राइम हो सकता है, मर्डर भी हो सकता है, चोरी भी हो सकती है, मतलब कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी हो सकती है जो हमारे आईपीसी के अंदर कवर्ड है। अब इंटेंशन में जो है आपकी नॉलेज आ जाती है। दूसरा पॉइंट, नॉलेज का मतलब ये है कि आपको पता है कि ये करना क्राइम है। अगर आपको पता ही ना हो कि इसको परफॉर्म करना क्राइम भी है, तब आप जो है मतलब उससे बच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप ये कहो कि मुझे लॉ का पता ही नहीं था, मैं एडवोकेट नहीं हूँ, मैंने कभी लॉ की पढ़ाई नहीं की, तो मुझे क्या पता आईपीसी के सेक्शन के अंदर क्या सज़ा मिलती है, तो वो माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? सर बिल्कुल नहीं माना जाएगा, क्योंकि इग्नोरेंशिया फेसिट एक्सक्यूजेड, इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एक्सक्यूजेड, यानी इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट कैन बी एक्सक्यूज अंडर सेक्शन 76 एंड 79, बाउंड बाय लॉ और जस्टिफाइड बाय लॉ वाला पार्ट, लेकिन हम्म। इग्नोरेंस ऑफ लॉ कैन नॉट बी एक्सक्यूज। ये बोला जाता है कि जो आपकी कंट्री का अपना लॉ है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको लॉ दिया है, जो भी आपकी कंट्री के अंदर इन्फोर्सेबल लॉ है, उसकी नॉलेज हर व्यक्ति को है, ये मान लिया जाता है। क्योंकि अगर यही नहीं मानेंगे तो फिर ऐसे सभी बच जाएंगे। इसलिए लोकल लॉ के अंदर किसी को भी कोई छूट नहीं मिलती है, मतलब किस सबके ऊपर ये लॉ एनफोर्स होते हैं। लेकिन कोई इंटरनेशनल लॉ हो तो उससे वो ये कहकर बच सकते हैं कि हमें पता नहीं था, तो हमें कानून जो है वो रिलीफ दे सकता है इस मामले में। लेकिन अगर कोई हमारा लोकल लॉ है और लोकल लॉ के मामले में कोई ये कहता है कि भाई मुझे पता नहीं था, मेरी नॉलेज में नहीं था, तो वो नहीं माना जाएगा, वो एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा। रेकलेसनेस मतलब होता है लापरवाही से किसी काम को करना। अगर आपने किसी भी काम को लापरवाही से परफॉर्म कर दिया है तो क्या आपको उसके लिए सज़ा मिलेगी? नो सर। लेकिन इसमें लापरवाही के केसेस में दो चीज़ें देखी जाती हैं। पहली बात, लापरवाही से नुकसान कितना हुआ सामने वाले का, मतलब दूसरी पार्टी का क्या नुकसान हुआ है। अगर कोई भी नुकसान ऐसा है जो फाइनेंशियल लॉस है या किसी और तरीके का है, तो उसको पूरा किया जा सकता है, तो उसको सज़ा नहीं मिलेगी, उसको पेनल्टी मिलेगी, मतलब उसके ऊपर पेनल्टी लगा देंगे। लेकिन अगर कोई भी लॉस ऐसा हुआ है जिसको रिवर्ट मतलब बैक नहीं किया, जैसे मौत हो गई किसी की, मतलब आप अपनी गन साफ़ कर रहे थे, लेकिन गन साफ़ करते करते अचानक से गोली चल गई, किसी को लग गई, वो व्यक्ति मर गया, तो यहाँ पर आपके अगेंस्ट जो है वो केस बनेगा और आपको सज़ा भी मिलेगी, लेकिन उतनी सीरियस नहीं मिल पाएगी, लेकिन मिलेगी। मतलब जैसे कैपिटल पनिशमेंट जो डेथ है वो नहीं मिलेगी, लेकिन लाइफ इम्प्रिजमेंट मिल जाएगी, तो सज़ा मिलेगी इस कंडीशन में। क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है कि ऐसी कोई लापरवाही ना करें जिससे दूसरे की जान को खतरा हो जाए। लेकिन अगर ऐसी कोई लापरवाही हो गई है जिसको मनी से, पैसे से पूरा किया है, तो आपको पेनल्टी लगा के छोड़ दिया जाएगा, इम्प्रिजमेंट नहीं मिलेगी। अब इसमें फॉर एग्जांपल मान लो कि एक मैनेजर की ड्यूटी होती है कंपनी की जो मशीन है, मान लो जिसमें मजदूर काम कर रहे हैं, उस मशीन की मेंटेनेंस करना। अगर उसने मेंटेनेंस नहीं करवाई, 6 महीने के अंदर मेंटेनेंस होनी थी, जो नहीं करवाई, और उसकी मेंटेनेंस ना कराने की वजह से किसी मजदूर का कोई हाथ कट गया, पैर कट गया, मतलब रेकलेसनेस मैनेजर की है कंपनी के। उसकी ड्यूटी थी उन मशीनों की सर्विस करवाना, लेकिन उसने करवाया नहीं, उसकी वजह लापरवाही से किसी का नुकसान हो जाता है मजदूर का। तो इस कंडीशन में जो लापरवाही है उसको रिवो मतलब वापस नहीं किया जा सकता, उस नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती। तो इस कंडीशन में मैनेजर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा, उसको सज़ा मिलेगी। तो रेकलेसनेस में ये देखना ज़रूरी होता है कि इसका मतलब इफ़ेक्ट जो है वो मतलब वापस ओरिजिनल पोजीशन में किसी वजह से आ सकता है कि नहीं आ सकता। नेग्लिजेंस होता है लापरवाही। तो लापरवाही क्या चीज़ होती है? ये सबसे लोअर लेवल है मैंसरिया का, लापरवाही जो है। मतलब यहाँ पर लापरवाही भी दो तरह की होती है, आपको देखना पड़ेगा, सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि लापरवाही जो है वो रियल है कि नहीं है। मतलब कई बार क्या होता है, किसी चीज़ को इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है कि वो लापरवाही दिखती है लेकिन होती नहीं। तो यहाँ पे ड्यूटी ऑफ केयर सबसे पहले ये देखना पड़ता है किसका था, और उसने उसके लिए ड्यूटी ऑफ केयर मतलब अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए कितना लेवल तक काम किया या नहीं किया। फॉर एग्जांपल जैसे वो मैनेजर वाले का अगर हम एग्जांपल लें, तो मैनेजर की ये ड्यूटी ऑफ केयर थी कि वो हर 6 मंथ में जो है मशीन को सर्विस करवाए। लेकिन मान लो वो 6 मंथ में नहीं कराता, 8 मंथ में करा लेता है, तो यहाँ पर इसको नेग्लिजेंस नहीं माना जाएगा, क्योंकि थोड़ा चलता है, इतना में ये नहीं होता। अगर मान लो उसने छठे की जगह 8वें महीने में मशीन को सर्विस करवा लिया और 9वें महीने में किसी मजदूर का हाथ कट गया या 7वें महीने में कट गया, तो यहाँ पर उसके लिए उसके खिलाफ कोई नेग्लिजेंस का केस नहीं बनेगा, क्योंकि इतना हो जाता है, ऊपर नीचे माना जाता है। तो नेग्लिजेंस में भी ये देखनी पड़ती है आपको। अब ये पीनल लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? कौन सी लाइबिलिटी को आप पीनल लाइबिलिटी कहते हैं?
सर जिन लाइबिलिटीज की वजह से हमें स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलती है वो पीनल लाइबिलिटी है। यहाँ पर हमें ये देखना पड़ता है कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मतलब क्रिमिनल लॉ के अंदर कुछ चीज़ों को जो है छूट दे, जैसे एक्सीडेंटल कुछ हो जाए, ठीक है, सेल्फ डिफेंस में कुछ नुकसान आप कर दो, किसी का मर्डर कर दें या किसी को भारी नुकसान हो जाए सेल्फ डिफेंस के अंदर, तो वहाँ पर आपको छूट मिल सकती है। अब जैसे कार एक्सीडेंट का केस भी क्रिमिनल लाइबिलिटी के अंदर आता है, वो भी क्रिमिनल लॉ है, उसमें भी मतलब आपको आईपीसी लगता है, लेकिन वहाँ पर कार के एक्सीडेंट से किसी का मर्डर हो जाए तो ऐसा नहीं है कि आपको कैपिटल पनिशमेंट मिलेगी या आपको जो मर्डर वाली पनिशमेंट है वो मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा ये देखा जाता है कि आपने वायलेशन ऑफ द ट्रैफिक रूल्स किया या नेग्लिजेंस किया ड्राइविंग के अंदर, तो थोड़ी बहुत ये चीज़ें देखकर आपको वहाँ पर एक हल्की पनिशमेंट देकर छोड़ भी सकते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा पनिशमेंट देनी हो तो 3-4 साल, 5 साल, 7 साल की पनिशमेंट है इसके अंदर। तो यहाँ पर ये देखना पड़ता है कि डाउट क्या है इसके अंदर, मतलब क्रिमिनल केसेस के अंदर फॉर एग्जांपल मतलब कोई भी इंसिडेंट हुआ तो सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि इसमें डाउट क्या है, संदेह की पोजीशन क्या है। अगर कुछ भी ऐसा नहीं है और क्लियर जो है स्पेसिफिकली प्रूव हो रहा है तो पीनल लायबिलिटी आपको सैंक्शन होगी। और एविडेंस के ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ, जो भी एविडेंस डेमोन्स्ट्रेट किए जाते हैं कोर्ट के अंदर प्रेजेंट किए जाते हैं, उन्हीं एविडेंस के ऊपर जो कोर्ट है वो डिसीजन देता है। फॉलोइंग फैक्टर टू बी कंसीडर इज द प्रूविंग द मेंसरिया। पहला जो फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है मेंसरिया के लिए, वो पहला फैक्टर है आपका डायरेक्ट एविडेंस। तो डायरेक्ट एविडेंस कौन से एविडेंस होते हैं? तो डायरेक्ट एविडेंसेस वो होते हैं जो डायरेक्टली प्रूफ करते हैं किसी भी तथ्य के होने का। जैसे कि एक्यूज ने कोई स्टेटमेंट दिया हो, उसने कन्फेशन नहीं कर लिया हो सीधा सीधा, या फिर उसके किसी भी मतलब ऐसे एक्ट से जो कि उसने किया हो क्राइम कमिट करने के बाद या क्राइम कमिट करने से पहले, जिससे कि उसके मोटिव या इंटेंशन की अवेयरनेस का पता चलता हो, तो वो डायरेक्ट एविडेंस है। उसके अलावा आपका डायरेक्ट एविडेंस है जो डायरेक्टली प्रूव करते हैं आपके रिलेशंस को क्राइम से। सरकमटेंशियल एविडेंस, ये कौन से एविडेंस होते हैं? सर जो सर्कमस्टांसेस बताते हैं, जैसे कि हमने जनरल डिफेंस ले लिया कि जब मैं क्राइम करने जा रहा था या मर्डर करने जा रहा था तो उस टाइम मैं पागल हो गया था, तो मैंने गलती से मर्डर कर दिया। तो उस टाइम पे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का बहुत बड़ा रोल होता है कि क्या क्राइम करने से पहले भी हम पागल थे, कितने टाइम पहले पागल थे, और हम क्राइम करने के बाद हमारा क्या रिएक्शन था, कि हम वहाँ पागलों की तरह बैठे थे या फिर इंटेलिजेंट इंसान की तरह भाग गए अपने आप को बचाने के लिए। तो दैट इज सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। सर्कमटेंशियल एविडेंस में हर चीज़ को रिलेट किया जाता है, फैक्ट से जोड़ा जाता है। फॉर एग्जांपल मान लो आप मर्डर सीन में पकड़े गए, तो वहाँ पहले ये देखा जाएगा क्या आपने उसकी प्रिपरेशन पहले से शुरू कर दी थी कि नहीं की थी, और उस पूरी परिस्थिति के अंदर आपने क्या क्या चीज़ें को मतलब कौन कौन से एक्ट आपने परफॉर्म किया, और वो सारे एक्ट अगर रिलेट होते हैं आपके क्राइम सीन से तो सर्कमटेंशियल एविडेंस जो है प्रूव हो जाते हैं। अब है प्रीरियर कंडक्ट और स्टेटमेंट, मतलब पहले से आपने कुछ ऐसा व्यवहार कर दिया हो या ऐसे कोई स्टेटमेंट दे दी हो जिससे ये पता लगता हो कि आपने नॉलेजेबल मतलब इस क्राइम को जानबूझ के परफॉर्म किया है, तो वहाँ पर किसी और एविडेंस की ज़रूरत नहीं है, वही एविडेंस आपके लिए मेन एविडेंस के रूप में काम करेगा। तो प्रीरियर कंडक्ट होता है आपका पहले का व्यवहार जो आपको क्राइम से जोड़ता है। एक्सपर्ट टेस्टिमोनी, कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं जैसे फॉरेंसिक जांच वाले होते हैं या फिर डॉक्टर्स होते हैं जो आपकी मेंटल हेल्थ को चेक करते हैं, या और भी चीज़ होते हैं। अगर एक्सपर्ट कोई भी चीज़ को वेरीफाई कर देते हैं तो उसको भी एज ए एविडेंस कोर्ट में एक्सेप्ट किया जाता है। अब है डिग्री ऑफ मेंसरिया। अब इसकी डिग्रीज कौन कौन सी है मेंसरिया की? तो पहला है यहाँ पे स्पेसिफिक इंटेंट, मतलब आपने जो भी परफॉर्म किया है एक स्पेसिफिक इंटेंशन के साथ परफॉर्म किया, आपका पूरा विल था इस काम को परफॉर्म करने के पीछे, तो आपने वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक इंटेंशन के साथ किया है। जर्नल इंटेंशन, जर्नल इंटेंशन ये होती है जब किसी चीज़ को जर्नली उसमें इन्वॉल्व कर दिया जाता है, मतलब ऑफेंस जो है जहाँ पे एक्यूज़ की ज़रूरत है और एक्यूज़ वहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे किसी और एविडेंस की आपको ज़रूरत नहीं है। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्या होती है एक बार बताइए। सर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी को हम लोग नो फॉल्ट लाइबिलिटी के नाम से भी जानते हैं, कि हम चाहे जितना मतलब प्रिकॉशंस ले लें, केयर कर लें चीज़ों की, अगर कोई गलती हुई तो वी विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर एक्ट। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट हम ज्यादातर टॉर्ट में भी देखने को हमें मिल जाता है, जैसे कि हम्म, एक इलीगल यूज किया लैंड का, हमने शेर पाल लिया, शेर ने जाके किसी को अटैक करा तो उसमें हम रिस्पॉन्सिबल होंगे।
मतलब जहाँ पे आपको उस परफॉर्मेंस से जोड़ा जा सके, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी जहाँ पर आपकी जिम्मेदारी बनती है। फॉर एग्जांपल, आपने अपने घर में डॉग रखा हुआ है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको बांध के रखेंगे, वो किसी को नुकसान ना पहुंचाए। अगर वो किसी को काट लेगा, नुकसान पहुंचाएगा, तो ये आपकी लाइबिलिटी बन जाएगी, मतलब डायरेक्टली आपको इन्वॉल्व किया जा सकता है। जस्टिफिकेशन फॉर मैंसरी और द कंडीशनल पीनल लाइबिलिटी, ये अभी आप रहने दो इसके लिए। तो मैंसरिया के लिए इतना ही लिख लेना, इतना बहुत है लिखने के लिए। वैसे मैंसरिया का ज़्यादातर जो है हमने आईपीसी के अंदर डिटेल में पढ़ा हुआ है, तो इतनी ज़्यादा दिक्कत आपको होगी नहीं इसके अंदर। अब जो अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे वो क्वेश्चन नंबर 11 हम पढ़ेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय द जस्टिस? जस्टिस क्या है? व्हाट आर द काइंड ऑफ जस्टिस, मतलब जस्टिस क्या है, न्याय किसे कहते हैं, और कितने तरह के जस्टिस जो हैं यहाँ पे बताए गए हैं हमारे जूरिस्प्रूडेंस के अंदर। बताइए जस्टिस क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय द जस्टिस? सर जस्टिस एक फंडामेंटल सा कॉन्सेप्ट है जो कि बात करता है एथिक्स, फिलॉसफी और लॉ से रिलेटेड, जो कि रेफर करते हैं फेयर होने के लिए और इम्पार्शियल होने के लिए। हमें प्रेजुडाइज नहीं होना चाहिए जस्टिस को डिलीवर करते टाइम। और जस्टिस के टाइप्स होते हैं, सोशल जस्टिस हो गया, सोसाइटी से रिलेटेड होगा, लीगल जस्टिस हो गया जो कि लॉ से रिलेटेड होगा कि जज को बायस नहीं होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस होगा कि रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो, हर किसी का वेलफेयर होना चाहिए, कलेक्टिव जस्टिस होगा जो एक कलेक्टिव पीपल के लिए वो जस्टिस फोकस करेगा, और एक प्रोसीजरल जस्टिस होगा जो कि एक प्रोसीजर को जस्टिफाई करेगा कि हमें बायस नहीं होना चाहिए। दैट्स ऑल। देखो, अब ये बात कर रहे हैं व्हाट डू यू मीन बाय द जस्टिस। तो जस्टिस क्या है? अगर हम नॉर्मल भाषा में बात करें तो जस्टिस का मतलब होता है फेयर और इम्पार्शियल ट्रीटमेंट। मतलब जब आप एज ए जज, मजिस्ट्रेट आप बैठे हैं, जज बैठे, तो आपके सामने आपका खुद का रिश्तेदार आ जाए, खुद की फैमिली आ जाए, तो आप इम्पार्शियल रहेंगे, फेयर डिसीजन देंगे, किसी के पक्ष में नहीं देंगे। तो यहाँ पर क्या है, ये जस्टिस की मेन जो है स्पिरिट है। स्पिरिट ऑफ जस्टिस कहें, जस्टिस की आत्मा कहें, तो वो है फेयर और इम्पार्शियल ट्रीटमेंट। इसके साथ और भी चीज़ें जुड़ जाती हैं, जैसे मॉरलिटी, इक्वालिटी और लॉ, एनफोर्समेंट ऑफ लॉ भी कह सकते हैं आप। यहाँ पर जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैं, बेनिफिट फॉर ऑल है, पनिशमेंट है, वो सब सोसाइटी से रिलेट करती हैं। तो इसलिए जस्टिस जो है वो इम्पार्शियल और फेयर होना कंपलसरी है। अगर जस्टिस इम्पार्शियल और फेयर नहीं होगा तो सोसाइटी को हमें मैनेज करना या सोसाइटी को डेवलप करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सोसाइटी के अंदर फिर डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म नहीं होगा, वो लगातार चलता रहेगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है काइंड ऑफ जस्टिस। तो अगर हम जस्टिस की बात करें तो कई तरह के जस्टिस है। सोशल जस्टिस है हमारा। सोशल जस्टिस ये होता है जो हमारा सामाजिक न्याय को बताता है। अब आप सामाजिक न्याय किसको कहेंगे? सोशल जस्टिस। इसमें सोसाइटी एज अ होल जो है, इसके अंदर हमें देखना पड़ेगा कि जो भी रिसोर्सेज हैं जो सोसाइटी को प्रोवाइड करा रहे हैं, या जो अपॉर्चुनिटीज़ है गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही हैं, या कोई बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, तो वो इक्वल दिए जाए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। सोसाइटी के अंदर किसी भी तरह का कोई डिस्ट्रीब्यूशन ना हो। इक्वल एजुकेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, एम्प्लॉयमेंट, सोशल गुड्स, ये सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए जाए, मतलब सामाजिक एकता को बढ़ावा दिया जाए। लीगल जस्टिस की अगर हम बात करें तो हमने भी पढ़ा, लीगल जस्टिस फेयर और इम्पार्शियल ट्रीटमेंट होना चाहिए। एवरी इंडिविजुअल, सब इंडिविजुअल्स के साथ जो है वो कोर्ट को जो है फेयर और इम्पार्शियल ट्रीटमेंट करना चाहिए। यहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी मतलब फेवरेटिज्म अलाउड नहीं होना चाहिए यहाँ पर। मतलब गवर्नमेंट किसी का कोई, मतलब गवर्नमेंट सॉरी, कोर्ट किसी का कोई फेवर ना करे, कोर्ट के लिए सब इक्वल रहें। जैसे अभी हम देख रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है दिल्ली गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो वहाँ पे सीजीआई जो है उसकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट कर रहा है प्राइम मिनिस्टर की कंसल्टेंसी से। लेकिन जब वो सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई बन जाता है तो वो इम्पार्शियल डिसीजन दे रहा है, ना तो वो किसी के फेवर में दे रहा है, ना तो वो प्राइम मिनिस्टर के फेवर में दे रहा है, ना वो चीफ मिनिस्टर के। वो जो भी करेक्ट है उसके अकॉर्डिंग डिसीजन दे रहा है। तो इसे लीगल जस्टिस कहते हैं। ये लीगल जस्टिस फेयर और इम्पार्शियल होना कंपलसरी है, तभी सोसाइटी जो है आपको डेवलप कर सकती है। इसके अलावा है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। जस्टिस को डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए, यानी कि जस्टिस का बंटवारा सबके ऊपर इक्वल होना चाहिए। जस्टिस का बेनिफिट पूरी सोसाइटी को मिलना चाहिए। ऐसा ना हो स्पेशल किस लोगों तक ये सीमित रह जाए। जैसे आपका
मान लो कि कुछ पूंजीपति लोग हैं, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, कुछ पूंजीपति लोग हैं उन्हीं को जस्टिस मिल रहा है, सिर्फ गरीब आदमी को न्याय लेने का कोई अधिकार ही नहीं है। या जो ज़्यादा टैक्स दे रहा है, या जो हमारी वेलफेयर पॉलिसीज आ रही हैं वो पॉलिसीज सबके लिए इक्वल होनी चाहिए। तो इसीलिए कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का मतलब है जस्टिस फॉर ऑल। अब है करेक्टिव जस्टिस। करेक्टिव का मतलब तो करेक्ट ही आप भाषा से समझ जाएंगे कि करेक्टिव का मतलब है कि सही न्याय और उचित न्याय मिलना चाहिए, यानी कि जो आपका नुकसान कर रहा है और जैसा नुकसान कर रहा है उसको वैसी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो विक्टिम जो है, जो गुनहगार है, जो गुनाह कर रहा है, नहीं, जो विक्टिम जो है, विक्टिम कौन होता है? गुनहगार ही होता है ना। सर जो सफर कर रहा है वो विक्टिम हाँ, जो होगा और सफ़र जो कर रहा है। एक्यूज्ड होगा वो क्राइम हम्म। करने वाला। तो विक्टिम जो सफ़र करने वाला, जो नुकसान हो रहा है जिसको, तो उसके नुकसान की भरपाई हो पाए। फॉर एग्जांपल, अगर कुछ लोग इसमें ये भी कहते हैं ना कि अगर हम मर्डरर को मर्डर कर रहे हैं तो हम लोग विक्टिम को न्याय नहीं दे पा रहे हैं। मतलब इसके ऊपर काफ़ी आजकल चल रहा है, क्रिटिसिज्म हो रहा है, बहुत सारी डिबेट्स भी इसके ऊपर हो रही हैं कि हमें कैपिटल पनिशमेंट को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इससे हमें क्रिमिनल को सुधारना है, क्रिमिनल को ख़त्म नहीं करना। हमें क्राइम को ख़त्म करना है, क्रिमिनल को ख़त्म नहीं करना है सोसाइटी से। तो इसके ऊपर काफ़ी डिबेट चल रही है, लेकिन यहाँ पर ये सब इसलिए किया जाता है जो विक्टिम है, जिसने सहा है। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल लॉस हुआ है तो पेनल्टी देकर उसका जस्टिफिकेशन कर सकते हैं। किसी और तरीके का उसको लॉस हुआ है, फिजिकल डैमेज हुई है, या मर्डर हो गया, या कुछ और हुआ है, तो उसको उसी तरीके से हम लोग रीस्टोर करने की कोशिश करते हैं, उसको संतावना देने की कोशिश करते हैं। प्रोसीजरल जस्टिस। प्रोसीजर हर चीज़ का होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपकी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या आपकी कोई सोशल रिस्पेक्ट्स है, उसका कुछ मतलब हर चीज़ का एक प्रोसीजर है, तो जस्टिस का भी एक प्रोसीजर है। इसमें फेयरनेस होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ठीक है। और ये जो डिसीजन है ये सबके लिए इक्वल होना चाहिए, मतलब इसके अंदर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, और इसका प्रोसीजर भी ऐसा हो जो आपके जो मतलब जो सिटीजन्स हैं वो इजीली इसको समझ पाएँ। अब अगला क्वेश्चन है इसमें, सिविल और क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। अब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे आपको सिर्फ इतना ही बताना है इसके अंदर कि हमारे इंडिया के अंदर सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ है वो किस तरीके से चल रहा है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, या वो कौन सी अथॉरिटी है जो इसको चला रही है और कैसे चला रही है, बढ़िया है, गलत है, इसके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, वो सब आप इसके अंदर लिख सकते हैं। तो अगर हम बात करें जुरिस्प्रूडेंस की, तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू टू मेन ब्रांचेस। इसको हम दो मेन ब्रांचेस में बांट सकते हैं, सिविल जस्टिस और क्रिमिनल जस्टिस। तो सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगा कि सिविल क्या होता है और क्रिमिनल क्या होता है। इनमें से हम जस्टिस को हटा के अगर सिर्फ सिविल और क्रिमिनल को पूछें तो क्या चीज़ सिविल है और क्या चीज़ क्रिमिनल है? सर क्रिमिनल में कोई भी क्राइम वाले केस आएंगे और सिविल में जैसे प्रॉपर्टी के केस आ गए, तलाक के केस आ गए, इनमें सिविल के केस आएंगे। मतलब क्राइम अगेंस्ट स्टेट जो होता है वो सिविल है या फिर क्रिमिनल है? सर जो सिविल केसेस होते हैं पर्टिकुलरली वो दो पार्टीज या दो से ज्यादा पार्टीज के बीच में होते हैं, और इसमें कॉम्पनसेशन से रिस्टोरेशन हो गया, इंजंक्शन हो गया, कोर्ट इशू करती है, उससे हमारा हो जाता है मैटर सॉल्व। लेकिन जो क्रिमिनल केसेस होते हैं, क्रिमिनल जो होते हैं वो अगेंस्ट द स्टेट होते हैं। स्टेट इसलिए माना जाता है कि कहीं पर भी अगर मान लीजिए मर्डर हो जाता है, तो किसी भी प्लेस पे पर मर्डर हो, वो एक पूरी उस एरिया की सोसाइटी, उस एरिया में प्लस पूरी एक सोसाइटी में एक थ्रेट पैदा कर देता है। इसीलिए हमेशा क्रिमिनल जो केसेस होते हैं अगेंस्ट द स्टेट होते हैं। हम्म। तो यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि जो सिविल है, सिविल मैटर में आपका जो है ज़मीन जायदाद के झगड़े हो जाते हैं, मनी मैटर्स हो गया, प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, या कोई टेनेंट लैंडलॉर्ड डिस्प्यूट हो गया, इस तरह के मैटर सिविल मैटर में दो पार्टीज होती हैं, दो से ज़्यादा पार्टी हो सकती हैं, इन्हें सिविल मैटर कहते हैं। इसके अंदर कभी आपको फांसी की सज़ा नहीं मिलती, लाइफ इम्प्रिजमेंट, ऐसी कोई बड़ी मेजर पनिशमेंट नहीं मिलती। पनिशमेंट इसमें भी मिलती है, ऐसा नहीं है कि इम्प्रिजमेंट नहीं होता, होता है, लेकिन लाइफ इम्प्रिजमेंट नहीं होता। अब जो हमारा क्रिमिनल है वो वर्सेस स्टेट होता है। जो भी आप देखोगे, जैसे मान लो ए ने बी का मर्डर कर दिया, कोर्ट में केस जाएगा तो ए वर्सेस स्टेट बोलेंगे, ए वर्सेस बी नहीं बोलेंगे। जबकि बी की तरफ से केस डिफेंड किया जाएगा, मतलब लड़ा जाएगा,
लेकिन वो स्टेट लड़ेगी, सरकारी वकील लड़ेगा। क्यों लड़ेगा? इसके पीछे रीज़न यही है कि जितने भी क्राइम होते हैं उससे एक बंदा इफेक्ट नहीं होता, पूरी सोसाइटी इफेक्ट होती है। इसीलिए इसको क्राइम अगेंस्ट स्टेट माना जाता है। जैसे चोरी है, डकैती है, स्नैचिंग हो गया, मर्डर हो गया, और थ्रेटनिंग हो गया, और भी कई चीज़ें आती हैं इसके अंदर। ये सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं, क्रिमिनल एक्ट है। अब दो व्यक्ति का मान लो पैसों को लेकर डिस्प्यूट हो गया, तो जब तक उनका पैसों को लेकर डिस्प्यूट था वो तो सिविल में आ रहा था। लेकिन अब उन्होंने मार पिटाई कर दी इसके अंदर, या फिर घायल कर दिया, फिजिकल इंजरी आ गई। फिजिकल इंजरी आने की वजह से ये क्रिमिनल केस में चला जाएगा। ठीक है, मतलब चोट लग जाती है, बहुत ज़्यादा जख्म हो गया, नुकसान हो गया, तो ये क्रिमिनल केस बन जाएगा। लेकिन अगर वैसे ही प्रॉपर डिस्प्यूट रहेगा, जैसे अब एक थोड़े दिन पहले साकेत कोर्ट में गोली चलने वाली घटना जो हुई थी, उसके अंदर क्या था, दो लोगों के बीच का झगड़ा था पैसे का। लेकिन उसने क्या किया, वकील था वो, उसने क्या किया, गोली चला दी अपने, उसके ऊपर जैसे डिस्प्यूट चल रहा था। तो जो गोली चलाने से वो मैटर जो है वो सिविल से हटकर क्रिमिनल में चला गया, क्योंकि थ्रेटनिंग आ गई वहाँ पर, उसने धमका दिया और सबके सामने धमकाया, तो इसका प्रूफ भी मिल गया। तो सिविल जो होता है, सिविल जस्टिस जो होता है, ये इंडिविजुअल्स के झगड़े हो सकते हैं, कॉरपोरेट के, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इनके सबके झगड़े आते हैं इसके अंदर। ज़मीन, प्रॉपर्टी, जायदाद के बंटवारे या उसके डिस्प्यूट से रिलेटेड मुद्दे हो सकते हैं। क्रिमिनल में जो होता है, सारे क्रिमिनल आते हैं, जैसे चोरी, डकैती, छीना झपटी, ये सब। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा क्रिमिनल सिविल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है और उसको कौन देख रहा है। तो सिविल जस्टिस जो है एक पैटर्न है टू बी रेजोल्यूशन ऑफ द डिस्प्यूट बिटवीन द प्राइवेट पार्टीज। तो यहाँ पे जो प्राइवेट पार्टीज होते हैं उनके बीच का मैटर है। प्राइवेट पार्टीज का मतलब ये है, यहाँ पे स्टेट इन्वॉल्व नहीं है, सरकार इन्वॉल्व नहीं है, इंडिविजुअल इन्वॉल्व है, कॉरपोरेशन इन्वॉल्व है, ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है। तो पर्पस क्या है सिविल जस्टिस का? रेमिडीज देना। रेमिडीज मतलब उपचार करना। किसका उपचार कर रहे हैं? इंडिविजुअल का, हु हैव सफर्ड फ्रॉम, हैव हैड देयर राइट्स वायलेटेड। उस व्यक्ति को उपचार दे रहे हैं जिसके राइट्स का वायलेशन हुआ है, जिसके अधिकार छीने गए हैं। प्राइमरी फोकस इज ऑन रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट। प्राइमरी फोकस हमारा क्या है इसके अंदर? हम कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना चाहते हैं, झगड़े को ख़त्म करना चाहते हैं, रीस्टोर करना चाहते हैं इंडिविजुअल को प्री इंजर्ड और प्री डैमेज स्टेज। जब वो डैमेज से पहले जो उसकी स्टेज थी उसको वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने किसी का 1 लाख रुपए उधार लिया, वापस नहीं कर रहा, कोर्ट में चला गया मैटर, तो कोर्ट उसको रीस्टोर कैसे करेगी? उसके लाख रुपए वापस दिलवा देगी। तो वो रीस्टोरेशन हो गया मैटर, मतलब वापस वहीं चला गया जहाँ से शुरू हुआ था। अब यहाँ पर आपको की फीचर इसके जो है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को समझने पड़ेंगे। पहला है प्राइवेट पार्टी। इसके अंदर प्राइवेट पार्टीज होती हैं, गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर नहीं होता है। प्राइवेट पार्टीज में आपके इंडिविजुअल, कॉरपोरेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ये सब आ जाते हैं, बैंक भी आ जाते हैं। सिविल लॉ के इसके अंदर सिविल लॉ जो होता है एनफोर्स होता है, गवर्न किया जाता है इन मैटर को सिविल लॉज के। तो यहाँ पे जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन होते हैं इंडिविजुअल के, वो सिविल होते हैं, क्रिमिनल नहीं होते हैं। बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा से प्लेंटिफ के ऊपर होता है, क्लेमेंट के ऊपर होता है जो क्लेम कर रहा है। तो यहाँ पर भी बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर है, जो डेमोस्ट्रेट कर रहा है, जो कह रहा है कि भाई मेरा जो है, मेरे को नुकसान हुआ है। रेमिडीज मतलब होता है उपचार। तो यहाँ पे जो सिविल जस्टिस है उसका एम क्या है? रेमिडीज देना। रेमिडीज का मतलब है रिस्टोरेशन करना, जैसे आपके कंपनसेशन प्रोवाइड करवा देना, इंजक्शन, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, डिक्लेरेटरी जजमेंट। अब है प्रीपोंड्रेंस ऑफ एविडेंस। यहाँ पर जो सिविल केसेस के अंदर जब हमारे एविडेंस की बात आती है, तो यहाँ पे एविडेंस को डेमोस्ट्रेट करने की जो जिम्मेदारी है वो प्लेंटिफ के पास है। प्लेंटिफ को कोर्ट में ये प्रूव करना पड़ेगा कि उसका जो क्लेम है वो सच्चा है या झूठा है, ट्रू और फॉल्स उसका क्लेम है कि नहीं है, ये उसको प्रूव करना पड़ेगा। बर्डन ऑफ लाइबिलिटी उसके ऊपर है। तो यहाँ पे जो सिविल्स है वो वाइड रेंज ऑफ मैटर को कवर करता है, जिसमें आपके लीगल मैटर आ जाते हैं, इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, पर्सनल इंजरी। अब एक चीज़ मैं आपसे पूछ रहा था इसके अंदर, मान लो एक व्यक्ति के घर में बिजली का मीटर लगा हुआ है, सरकारी मीटर लगा है, उसमें से वो बिजली चोरी कर रहा है, तो ये सिविल है या क्रिमिनल है अगर ये पकड़ा जाता है आदमी तो? सर सिविल। ओके, और कोई? सब बताओ अपनी अपनी राय इस पे। एक व्यक्ति बिजली की चोरी कर रहा है सरकारी मीटर से, वो पकड़ा जाता है, तो वो सिविल में आएगा, क्रिमिनल में आएगा? सर चोरी क्रिमिनल में आएगी। क्रिमिनल में आएगी। और कोई? बाकी सब लोग नहीं बोलेंगे?
सर क्रिमिनल ही होगा, और वैसे भी स्टेट से कर रहा है ये सरकार। क्योंकि क्राइम अगेंस्ट स्टेट है ना, तो ये आपका क्रिमिनल हो गया, क्योंकि सरकारी बिजली की चोरी करने में लगा हुआ है। वैसे भी चोरी जो होता है ना, थेफ्ट, वो तो आपको क्रिमिनल में ही आता है, सिविल के अंदर नहीं कवर होगा। तो सिविल जस्टिस जो होता है आपका पर्सनल इंजरी क्लेम है, फैमिली लॉ मैटर है, फैमिली के कोई डिस्प्यूट है, प्रॉपर्टी का बंटवारा हो रहा है, पैसे का कोई बंटवारा होना है, वो सारे आपके सिविल मैटर में ही चले जाते हैं। और आपको पता है सबसे ज़्यादा केसेस का जो बर्डन है वो सिविल कोर्ट के ऊपर ही रहता है, क्योंकि कई कई सालों तक मैटर चलता है और फैसले नहीं आते हैं। क्रिमिनल में तो फिर भी चलो फैसले आ जाते हैं, क्रिमिनल का इतना बर्डन नहीं जितना सिविल मैटर्स का बर्डन है कोर्ट के ऊपर। कई करोड़ों में केस पेंडिंग है, एक बार डिसीजन होता है दूसरी कोर्ट में चले जाते हैं, हायर कोर्ट में लगा देते हैं, मैटर ख़त्म नहीं होने देते। तो सिविल मैटर ऐसे चलते रहते हैं। और अगर वकील की बात करें तो बहुत सारे वकील सिविल मैटर ही करते हैं, उनके पास बर्डन ऑफ फाइल्स रहता है, उसके अंदर से डेट लेते रहते हैं और डेट पे हर डेट पे जाके पैसे लेते रहते हैं, तो वो इसी से अपनी कमाई कर रहे हैं। क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, अब बात कर रहे हैं हम क्रिमिनल की। तो क्रिमिनल जस्टिस की अगर हम बात करें तो ऐसी कोई भी चीज़ जो क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी हो, क्राइम अगेंस्ट स्टेट हो, कंट्री हो, तो वो हमारा क्रिमिनल लॉ के अंदर कवर्ड होगा। यहाँ पे इंडिविजुअल जो है जो वायलेट कर रहा है आपके क्रिमिनल लॉज का, क्रिमिनल लॉ का वायलेशन कर रहा है, विच आर एस्टेब्लिश टू सेफ गार्ड द पब्लिक ऑर्डर, जो लॉ इसलिए बनाया गया था ताकि पब्लिक को उसे सुरक्षित रखा जा सके, सेफ्टी और मॉरलिटी के लिए था ये लॉ, लेकिन उसने इसका मतलब इस लॉ को ब्रेक कर दिया। तो कोई भी ऐसा रॉन्गफुल एक्शन जो ऑफेंडर लेता है जिसकी वजह से कमिट हो जाता है क्राइम, तो वो इसके अंदर कवर हो जाता है क्रिमिनल्स के अंदर। अब इसके अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर आता है पहला स्टेट प्रोसिक्यूशन। स्टेट प्रोसिक्यूशन का मतलब ये है कि जितनी भी एक्टिविटी क्रिमिनल की होती है वो इन्वॉल्व करती है आपके स्टेट प्रोसिक्यूशन के अंदर। मतलब यहाँ पे स्टेट के अगेंस्ट क्राइम माना जाता है उसको। क्रिमिनल लॉ, जो भी हमारा क्रिमिनल लॉ जैसे आईपीसी है हमारा, उसके अंदर कवर होता है ये एक्ट, उसकी पनिशमेंट भी उसी के अंदर मिलती है उसको। बर्डन ऑफ प्रूफ, यहाँ पर भी बर्डन ऑफ प्रूफ किसके पास होगा, प्लेंटिफ के पास ही होगा। जो भी गिल्टी है, एक्यूज्ड है, वही तो प्रूफ करेगा कि भाई उसके साथ ये हुआ है। पनिशमेंट, पनिशमेंट का मतलब क्या है, मतलब पनिशमेंट क्या मिलेगी इसके अंदर, तो वहाँ पर तो पनिशमेंट क्या मिल रही थी, पेनल्टी वगैरह लग रही थी, लेकिन यहाँ पर पेनल्टी भी है, इम्प्रिजमेंट भी है, प्रोहिबिशन भी है आपका, और कम्युनिटी सर्विस मतलब कैपिटल पनिशमेंट भी है। हर तरह की पनिशमेंट इसके अंदर अवेलेबल है। पब्लिक इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो जो क्रिमिनल रहता है वो क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी करता है, यानी कि इससे हमें सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना है, क्रिमिनल को ख़त्म कर कर। तो अगर हम क्राइम को ख़त्म करेंगे तभी सोसाइटी प्रोटेक्ट होगी। तो यहाँ पर जो हमारी अपहोल्डिंग वैल्यूज़ हैं या जो हमारी कम्युनिटी है उसको हमें प्रोटेक्ट करने के लिए क्रिमिनल को या क्राइम को हमें टारगेट करना पड़ेगा। तो लॉस बनाए इसलिए जाते हैं। अब आपका इसमें पूछ रहा है कि डिफरेंशिएशन बताइए, सिविल और क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन में डिफरेंशिएशन क्या है। तब आपने दोनों सुन लिए, अब सबसे मेजर डिफरेंशिएशन क्या है दोनों के अंदर, सिविल और क्रिमिनल में? मेजर तो सबसे बड़ा वही होगा ना, क्राइम अगेंस्ट स्टेट, क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल। पहला तो यही हो गया आपका। और सर दूसरा पनिशमेंट। हाँ, दूसरा पनिशमेंट हो सकता है, लेकिन अभी यहाँ पे जो ये क्राइम अगेंस्ट स्टेट और क्राइम अगेंस्ट जो दूसरा मैंने बताया इंडिविजुअल या प्राइवेट पार्टीज, तो वहाँ पर आपका नेचर आएगा, इसे कहते हैं नेचर ऑफ डिस्प्यूट, नेचर ऑफ डिस्प्यूट कहेंगे इसको। दूसरा क्या है आपका, पर्पस क्या है इसका। तो सिविल लॉ का पर्पस क्या है, सिविल लॉ क्यों बनाया जाता है, ताकि प्राइवेट पार्टीज के डिस्प्यूट्स को सॉल्व किया जा सके। और क्रिमिनल लॉ का क्या पर्पस है, क्रिमिनल लॉ क्यों बनाया जाता है, करने के लिए, सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। बर्डन ऑफ प्रूफ दोनों में किसके ऊपर होता है, सिविल में भी और उसमें भी? स्टेट। प्लेंटिफ नहीं, पे, हाँ प्लेंटिफ प्लेंटिफ में ही होगा, प्लेंटिफ पर ही होगा दोनों में। अच्छा, यहाँ पर एक बात ये भी समझ सकते हो कि जो क्रिमिनल है ना उसमें प्रोसिक्यूशन जो है उसके ऊपर भी, जैसे मान लो कि मर्डर हुआ तो मर्डर की जो एप्लीकेशन लगाएगी वो कौन लगाएगी, केस कौन फाइल करेगा मर्डर के केस में? प्रोसिक्यूशन, रिलेटिव। नहीं नहीं, रिलेटिव क्यों फाइल करेंगे, स्टेट फाइल करेगी ना, वर्सेस स्टेट हो रहा है ना केस। स्टेट फाइल। यस सर। तो प्लेंटिफ कौन है यहाँ पे,
स्टेट स्टेट है ना, प्लेंटिफ, प्लेंटिफ स्टेट है, और रिस्पोंडेंट कौन है? वो व्यक्ति है जिसने मर्डर किया है। तो यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो प्लेंटिफ के ऊपर ही है, लेकिन बोला जाता है प्रोसिक्यूशन। ये समझ लेना, नहीं दोनों जगह प्लेंटिफ ही है, लेकिन लिखने में प्रोसिक्यूशन लिखा है असाइनमेंट में, कहीं आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए बता दिए। स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ, स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ क्या होता है यहाँ पर बताइए? मतलब कौन से एविडेंस हैं जो सिविल में चलते हैं और कौन से एविडेंस हैं जो आपके उसमें चलते हैं क्रिमिनल में, ये बताना है आपको। देखो, जो आपका सिविल है, सिविल के अंदर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मेन होते हैं सिविल केस के अंदर, लेकिन वहां पर दूसरी तरफ क्रिमिनल में क्या होंगे आपके? क्रिमिनल में डॉक्यूमेंट से काम चलेगा। मर्डर किया है तो कौन सा एविडेंस लग रहा है? अरे मर्डर कैसे करेगा ये बताओ ना। देखो सिविल रॉन्ग कर रहा है तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लग गया। मान लो इसने मेरा जो है पैसा लेके वापस नहीं दिया, तो मैं एविडेंस ही दूंगा ना उसको, भैया देखो लोन का मेरे पैसा इसने नहीं दिया, मेरा एग्रीमेंट हुआ इसके बीच में। मर्डर कर दिया तो मैं कोर्ट में जाके बनाऊंगा ये मेरा मर्डर कर दिया, देखो मेरे पास डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट नहीं होता ना मर्डर केस में, क्या होता है? हथियार। सर्कमटेंशियल एविडेंस, परिस्थिति के अनुसार जो निकल के आता है उसे कहते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, ये आगे काम आएगा एग्जाम में जब आप लिखोगे। अब रेमिडीज वर्सेस पनिशमेंट, सिविल के अंदर तो रेमिडीज मिलती हैं और क्रिमिनल के अंदर पनिशमेंट मिलती हैं। दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन क्या है? रेमिडीज और पनिशमेंट में क्या डिफरेंस है? रेमिडीज उपचार, पनिशमेंट सजा, क्या फर्क है दोनों के अंदर? नहीं समझ में आ रहा मुझे लगता है आपको। सर रेमेडीज में कंपनसेशन मिल जाता है और पनिशमेंट में रीस्टोरेशन हो जाता है रेमिडीज से, तो आप पुरानी वाली स्थिति में वापस चले जाते हैं। मतलब 1 लाख रुपए आपको किसे लेने थे, 1 लाख मिल गया तो आपकी रिस्टोरेशन हो गया ना, आप अपनी पुरानी स्थिति में आ गए, कोर्ट आपको रिस्टोरेशन दे रही है। लेकिन अगर हम बात करें क्रिमिनल की तो वहाँ पे तो रिस्टोरेशन हो नहीं सकता। आदमी को जिंदा कैसे कर देंगे मर्डर केस में? नहीं कर सकते ना, तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा? वहाँ पे पनिशमेंट देनी पड़ेगी। पनिशमेंट देनी पड़ेगी। हाँ, वहाँ पे हम पनिशमेंट के थ्रू उसको सज़ा दे सकते हैं, तो ये आपको समझना चाहिए। तो अभी हमने आज यहाँ तक कर लिया है। अब कल मैं एक आपको शॉर्ट नोट्स बनाने सिखा दूंगा 2-3 क्वेश्चन के, ताकि आप एग्ज़ाम में जो है उन्हीं शॉर्ट नोट्स के थ्रू करोगे तो अच्छे मार्क्स से आ जाएंगे। थोड़ा सा मैं कल जो है आंसर राइटिंग पैटर्न भी आपको बता दूंगा कि किस तरह से एग्ज़ाम में लिखना चाहिए, ताकि एग्जामिनर जिन चीज़ों को नोट करता है आंसर शीट चेक करते करते उस सब चीज़ों को इन्वॉल्व कर लोगे अपने आंसर में, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे मतलब एग्ज़ाम में। क्योंकि सीसीएस में दिक्कत सबसे बड़ी क्या है कि यहाँ पे जो एग्जामिनर है वो कम है, मतलब चेक करने वाले कम है और आंसर शीट ज़्यादा है। एक दिन के अंदर 200 से 250 आंसर शीट चेक करने को बोल देते हैं एक एग्जामिनर को, और एक दिन का जो टाइम होता है वो सुबह से लेकर शाम के 5 बजे तक रहता है, उसको वहीं बैठना है आंसर चेक करने के लिए, और उस एक दिन में 200-250 शीटें चेक करनी है। तो आप सोचो कितनी मुश्किल है, कि बहुत इजी है चेक करना। काफ़ी डिफ़िकल्ट है, तो इसलिए इस डिफ़िकल्टीज़ को कैसे सॉल्व करना है, हमें एग्जामिनर के ऊपर कैसे अच्छा इंप्रेशन डालना है ताकि उसको भी प्रॉब्लम ना हो हमारी आंसर शीट चेक करते हुए, ये मैं कल आपको बताऊंगा डिटेल में। तो कल हम पुराने क्वेश्चन एक बार रिवाइज करेंगे, तो सारे पढ़ के आना। टोटल 9 क्वेश्चन हो गए अब हमारे, 9 क्वेश्चन हो गए, उनको एक बार पढ़ लेना ताकि हम दोबारा से उसको कर सकें। कोई डाउट है आपके आज के? सर सर आंसर राइटिंग भी बता दीजिएगा एक बार ही। हाँ, वो मैं कल आपको बता दूंगा डेफिनेटली। सर एग्जाम में हमें एग्जाम्पल भी लिख के आने पड़ेंगे इसमें? एग्जाम्पल लिख दो, जब भी आपको आंसर शॉर्ट हो रहा हो, शॉर्ट ऑफ कंटेंट आंसर हो जाए, आपके पास कुछ ना बचे लिखने के, तो आप एग्जाम्पल लिख दो। ओके सर। चलो अब हम कल क्लास करेंगे, उसके अंदर इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हमें आंसर राइटिंग प्रेजेंटेशन कैसे करना है एग्जाम में। ठीक है।